और अंकिता भंडारी मर्डर केस को जैसे ये खुलासा हुआ अभी, इस मामले को कैसे देखते हो आप? रैली दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुई, जिसमें एक महिला ने वहां एक नारा लगाया, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। तो वोट चोर गद्दी छोड़ तो हमें समझ में आता है कि नारा है कांग्रेस का, मगर ये एक तरह से प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने का काम एक कांग्रेस की नेत्री करती है। जांच के लिए एक कमेटी गठित करी, तो उर्मिला सनावर की भी पुलिस जो है वो ढूंढ रही है उसे, मतलब कि पता नहीं अभी पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई। तो अगर वो उसे पकड़ के पुलिस साक्ष्य जो है इकट्ठा करे तो इसमें तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होगी। कांग्रेस जो है इस बात को बवंडर बना रही खुद से, जबकि ये एक पति पत्नी की आपस की बातचीत है। वो पति पत्नी किस पार्टी के हैं ये भी बता दे, भाजपा किस पार्टी के हैं? ये आपसे मिले हुए हैं, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है गोदियाल जी और ये उर्मिला सनावर, ये मुंबई में दोनों रहते थे, मतलब कि इनका भी घर है वहाँ पे, और इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही कि इनके आपस में संबंध है। और ये प्रोपेगेंडे के तहत जो है भाजपा पर आरोप लगाया। इसमें कितनी सच्चाई? कांग्रेस आगे की रणनीति क्या बना रही, कहाँ तक जाओगे आप? अगर मान लो नई जांच होती, नहीं कुछ हो पाता, तो क्या करोगे आगे तुम? हमारे अध्यक्ष जी ने कल कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही है कि मैं 10 दिन का समय भाजपा सरकार को, धामी सरकार को दिया है कि वो जांच करे और वीआईपी को सजा दे। अगर वो सजा नहीं देते तो हम शहर शहर, हर ब्लॉक वाइज, हर ग्राम वाइज कैंडल मार्च निकालने का काम करेंगे। हमारी महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सभी जो है मिलके जो है धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। सीएम हाउस को घेरने का काम करेंगे और सभी मंत्रियों का घेराव करने का काम करेंगे, सभी भाजपा के नेताओं का घेराव करने का काम करेंगे, ताकि हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में जो मेहमान है उनका मैं परिचय करा देता हूँ। श्रीमान वीरेंद्र रावत जी, जो यहाँ से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर, और इनके जो पिताजी है पूर्व में जो है मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड सरकार में। आज जिस प्रकार उत्तराखंड के अंदर एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर के, उस विषय पर भी, और आने वाले चुनाव 2027 के विषय को लेकर के आज हमारे साथ में वीरेंद्र रावत जी है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अपडेट रुड़की के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज वर्तमान में जो परिस्थितियां राज्य में चल रही हैं, बड़ी गंभीर परिस्थितियां हैं, और पिछले 3 वर्षों से सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस हमेशा इस मामले को उठाती रही है, और दोनों जगह कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रही है। और लगातार हर जनमानस के मन में ये विचार है, भाई ये वीआईपी आखिर वो कौन था जिसकी स्पेशल सेवा के लिए अंकिता भंडारी को कहा गया और जिसके विरोध में उसकी हत्या की गई, तो वो आखिर वीआईपी कौन था। आज खुद भाजपा के वहाँ से ये आवाज़ निकल के आई है कि कोई गट्टू है जो वीआईपी है और उसकी सेवा के लिए अंकिता भंडारी को कहा गया, जिसका उसने पुरजोर विरोध किया और उसी विरोध स्वरूप उसकी हत्या कर दी गई। अंकिता भंडारी वाले जो केस है इस पे भी हम आएंगे। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हम पहले थोड़ा हम राजनीतिक बात कर लेते हैं, आपका जीवन परिचय हम थोड़ा जान लेते हैं। आप कांग्रेस पार्टी में कब आप सक्रिय हुए? 2024 में चुनाव लड़ने के लिए आए हरिद्वार के अंदर, तो लोगों ने जाना आपको कि भाई हरीश रावत जी की सुपुत्र है वीरेंद्र रावत जी, वो चुनाव में है। तो मेरा सवाल ये है कि आपका जो कांग्रेस में आप आए तो कब आपका प्रारंभ हुआ और क्या क्या काम आपने अभी तक कांग्रेस में करे? मैं कांग्रेस का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। 1996 में मैं दयाल सिंह कॉलेज में एनएसयूआई के टिकट पर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, जीता और छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं ऑल इंडिया एनएसयूआई में कोऑर्डिनेटर के रूप में मैंने काम किया, और उसके बाद यूथ कांग्रेस में काम किया, सेवा दल में काम किया। तो लगभग 25 वर्षों तक मैं कांग्रेस में सक्रिय रहा, और उसके मैंने 2022 में कानपुर विधानसभा से टिकट की मेरी दावेदारी भी थी। बहुत वहाँ काम भी किया हमने। जिस कोरोना काल में आदमी से नहीं मिल रहा था, मैं पूरी अपनी टीम के साथ
पूरे वहाँ गांव गांव घूमा, वहाँ पर दवाई बांटने का काम किया, सैनिटाइजर बांटने का काम किया। और वो वक्त ऐसा था, उस समय हमारे जो मजदूर भाई थे, क्योंकि वो गरीब क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो हमारे भाई लोग, क्योंकि उस समय किसानी का काम भी नहीं चल रहा था, तो जो भाई हमारे रोज कुआं खोदते थे, रोज पानी पीते थे, मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी भी करते थे बेचारे, तो उनको काम ही नहीं मिल रहा था। उन लोगों तक हमने राशन पहुंचाने का काम किया। उस समय जो है, जो मुसीबत में लोग फंसे हुए थे, उनकी मदद करने का काम किया। और मेरी पूरी पुरजोर दावेदारी थी, लेकिन भाग्यवश नहीं मिल पाया। आप जब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए तो आपके पिताजी उससे पहले मुख्यमंत्री रहे, तो क्या आप पहले मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता था सरकार में कोई आपको जिम्मेदारी मिल जाती या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ते? तो इसमें आपको लगता है कि ऐसा पहले से शुरुआत करनी चाहिए थी या डायरेक्ट आप जैसा लोकसभा के चुनाव में आए पहले विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था? देखिए, मैं 2009 में जब माननीय हरीश रावत जी यहाँ चुनाव लड़ने आए, मैं 2008 से यहाँ सक्रिय रूप से काम किया मैंने। और उस समय के मैं हालात अगर का बखान करूं, तो उस समय क्योंकि यहाँ बसपा बहुत बड़ी पार्टी के रूप में थी, यहाँ या तो भाजपा थी या बसपा थी। तो मैं जब गांव गांव में घूमा, वहाँ लोग कहते थे कि साहब हम जो है हमने कार्ड तो बना रखा है कांग्रेस का, लेकिन हम वास्तविक रूप से बसपा के लोग हैं। लेकिन अगर हरीश रावत जी यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं, एक बड़ा नाम है, तो हम उनकी मदद करेंगे। और 2009 में लोगों ने बड़ा अच्छा साथ दिया, माननीय हरीश रावत जी पर विश्वास किया और लगभग 1,37,000 वोटों से उनको जिताने का काम किया। और उस समय हरीश रावत जी को लगभग 4,11,000 वोट मिले। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 2024 में मेरा वो पहला इलेक्शन था। पहला इलेक्शन होने के बावजूद भी मैं लगभग 6 विधानसभा में जीता और लगभग 5 लाख वोट मुझे मिले। अगर थोड़े वोट, और मैं एक चीज़ और खुलासा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिसमें चुनाव आयोग 19 अप्रैल को चुनाव होता है, वोटिंग हो जाती है रात के 11 बजे। क्योंकि मैं कैंडिडेट था, तो मेरे इसमें मैसेज आता है कि हरिद्वार में लगभग 58.36% वोट टोटल मतदान हुआ है। ठीक हो, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर 11 दिन बाद एक और मैसेज आता है कि ये 58.36% नहीं है, ये 62.36 है। लगभग 4% इन्होंने वोट बढ़ा दिया। अब आप समझिए कि 21 लाख का 4% कितना होता है। लगभग 90,000, 86,000, लगभग 90,000 वोट जो है इन्होंने भाजपा के वैसे ही बढ़ा दिए। तो आपका कहना है कि उस समय चुनाव में धांधली हुई? निश्चित रूप से धांधली है। आप एक चीज बताइए, इस देश में 2024 में पहली बार तो चुनाव हुए नहीं, उससे पहले भी चुनाव हुए। उससे पहले बैलेट बॉक्स से, बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे, तब भी 48 घंटे में एक निश्चित फिगर आ जाती थी कि भाई इतने प्रतिशत इस क्षेत्र में वोट हुई है। लेकिन यहाँ इससे मशीनों से वोटिंग हुई, उसके बावजूद, जबकि दुर्गम क्षेत्र तो कोई हरिद्वार में है नहीं। हरिद्वार लोकसभा में कहीं कोई दुर्गम क्षेत्र नहीं है। सब जगह 5 बजे ख़त्म हुआ तो 11 बजे तक सब जगह की रिपोर्ट आ जाती है। और इन्होंने 11 दिन के बाद उसको 4% बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। अच्छा, भाजपा ये बोलती है कि जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां तो कोई बात नहीं, मतलब वो ठीक है सब कुछ, और जहां हारती है तो वो फिर वो उस पर मशीन पे आरोप लगाती है कि धांधली करी इन्होंने भाजपा वालों ने। कुछ ऐसा आरोप सर उसका है भाजपा का? देखिए, ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। आप देखिए, लगभग बिहार में 65 लाख वोट काट दिए जाते हैं। आपका महाराष्ट्र का चुनाव होता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 6 महीने का फर्क होता है, और इस 6 महीने में लगभग 1.5 करोड़ वोट बढ़ जाते हैं। 6 महीने में क्या ये संभव है? संभव तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वोट की चोरी हो रही है। अब आप देखिए, एक 10 बाई 10 के कमरे में कितने वोट बन सकते हैं? मैक्सिमम कितना सोच सकते हैं आप? 8 वोट, 10 वोट, 85 वोट एक 10 बाई 10 के कमरे में बन जाते हैं। क्या ये संभव है? उत्तर प्रदेश में जो आरएसएस का ऑफिस है, उस वहाँ से
लगभग 450 वोट वहाँ से बने हुए। क्या ये संभव है? तो यही वोट चोरी है। भाजपा, यहाँ लोग सोचते रहे कि मशीनों में चोरी हो रही है, और भाजपा ने एक नया शब्द गढ़ दिया, फ्लोटिंग वोटर्स। जो वोटर, वो माननीय हरीश रावत जी ने उसको पकड़ने का काम किया। एक इनका कार्यकर्ता देहरादून में वोट डालता है, उसके बाद 3 महीने बाद वो दिल्ली में वोट डालता है, उसके 6 महीने बाद वो बिहार में भी वोट डालता है। क्या ये संभव है? और वोट बाकायदा वो अपने फेसबुक पर डालता है कि मैंने वोट डाल दिया, मैंने मतदान कर दिया। ये जो आप बोले, ये बात तो पहले भी थी। क्या वो बीजेपी को ही वोट कर रहा इस प्रकार का कैंडिडेट? वो तो भाजपा का कार्यकर्ता है, तो भाजपा को नहीं करेगा तो कांग्रेस को करेगा? नहीं, वो ऐसे कैसे पता चलेगा? कोई मतलब 2 जगह वोट कर रहा है, वो कांग्रेस को भी कर सकता है। अब आप देखिए, हरियाणा से इन्होंने छठ इतना बड़ा पर्व है हमारे बिहार का, उसमें तो स्पेशल ट्रेनें इन्होंने नहीं चलाई, लेकिन इन्होंने जब चुनाव आया तो लगभग 20 से 25 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई बिहार के लिए। और हमारे बिहार के प्रवासी जो यहाँ रह रहे थे, उनको ले जाने का काम करती है बीजेपी, वहाँ उनका वोट डलवाने का काम करती है, उनके टिकट से लेके खाने पीने सब चीज़ की व्यवस्था करती है। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। नहीं तो पहले क्यों नहीं ले गए? छठ में क्यों नहीं ले गए आप? रैली दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुई, जिसमें एक महिला ने वहाँ एक नारा लगाया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। तो वोट चोर गद्दी छोड़ तो हमें समझ में आता है कि नारा है कांग्रेस का, मगर ये एक तरह से प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने का काम एक कांग्रेस की नेत्री करती है, जबकि वो उसमें मतलब कोई पद भी है उसके पास। तो इसे कैसे देखते हो आप? ना तो वो नेत्री कांग्रेस की है, ना उसके पास कोई पद है। और मुझे तो लगता है, क्योंकि भाजपा जो है ध्यान भटकाने वाली पार्टी है, और ध्यान भटका, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ एक बहुत ही सफल रैली थी कि जितने लोग, क्योंकि मैं खुद गया था वहाँ, और हरिद्वार जिले से लगभग 10,000 लोग वहाँ मौजूद थे उस दिन, और पूरे देश से लाखों लोग आए थे। और जितने लोग रामलीला ग्राउंड के अंदर थे, उससे चौगुना लोग बाहर थे। और मैंने तो वहाँ कोई इस तरह का नारा नहीं सुना, ना कोई ऐसा जाना। वो तो भाजपा ध्यान भटकाने की बहुत माइंड एक्सपर्ट है इस मामले में। और उन्होंने कहा कि भाई इतनी सफल रैली हो गई है, अब इसको कैसे हम बताएं कि ये फेल हो गई। तो उन्होंने इस तरह के नारे गड़वाने का काम किया। वो निश्चित रूप से वो कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा अगर बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में लगभग यहाँ पे 11 सीट हरिद्वार जिले में। और जब हम बात करते हैं सैनी समाज के वोटरों से, तो वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया सैनी समाज के एक भी कैंडिडेट को। यहाँ लक्सर विधानसभा में पिछले 3 बार से हमारे सैनी समाज का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें हमारे सबसे पहले जो यहाँ के सबसे सीनियर लीडर हैं, जो पूर्व में गृह मंत्री भी रहे हैं, तो वो वहाँ से राम सिंह सैनी जी वो चुनाव लड़े। फिर उससे पहले संजय सैनी जी चुनाव लड़े। उसके बाद अंतरिक्ष सैनी चुनाव लड़े। तो आप ये आरोप आप कांग्रेस पर नहीं लगा सकते कि हम सैनी समाज को टिकट नहीं दे रहे। हम लगातार दे रहे हैं, और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो है सैनी समाज से भी विधायक बनेगा। और निश्चित रूप से सैनी समाज में, तो लोग गलत कहते हैं कि सैनी समाज भाजपा को वोट देता है। सैनी समाज खुलकर इस बार उन्होंने 2024 में मेरा साथ दिया है। चाहे मतल्लापुर हो, चाहे कई मैं सैनियों के आपको ग्राम सभाएं गिना सकता हूँ, वहाँ से मैं जीत के आया हूँ। अच्छा, एक आपके नेता है सुभाष सैनी जी, पत्रकार है, वो ये बोलते हैं कि जो सैनियों को अगर टिकट दिया जाए रुड़की से, तो वो यहाँ से जीत जाएंगे, और जितनी भी आसपास की सीटें हैं उन्हें सबको प्रभावित करेंगे सैनी। अभी जो सैनी का वो है, मतलब कि कांग्रेस की तरफ रुझान वो उतने प्रतिशत नहीं है जितना भाजपा की तरफ है। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का हक है। अब पार्टी सर्वे करती है। अगर सर्वे में यहाँ पर हमारे सैनी समाज से कोई कद्दावर नेता का नाम आता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसका साथ देने का काम करेगी। 5 विधानसभा है आपके पास उत्तरा। अब की बार 2027 में कितनी आप विधानसभा यहाँ से जीतने जा रही? अभी वर्तमान में हमारे पास 6 विधानसभा में हम लोग जीते हैं, और लोकसभा के आधार पर देखा जाए तो हम लक्सर जीते हैं,
कानपुर में हमने बहुत बेहतर किया है, रुड़की में बेहतर किया है, रानीपुर में बेहतर किया है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि मेरी लोकसभा में लगभग 14 विधानसभा हमारे हैं, और इन 14 विधानसभाओं में मैं दावा करता हूं कि लगभग 12 सीटें जो है कांग्रेस जीतने जा रही है। अच्छा, आपका नाम भी चल रहा है कि आप भी खानपुर से, या कोई आपकी फेवरेट कोई ऐसी सीट हो जहाँ से आप चुनाव लड़ोगे अब की बार विधानसभा? देखिए, कांग्रेस ने मुझे इतने बड़े टिकट से नवाजा है, मुझे इतने बड़े एमपी का टिकट दिया है। एक सपना होता है हर कार्यकर्ता का कि उसे इतना बड़ा टिकट मिले, और मुझे मेरे 25 वर्षों की सेवा के आधार पर टिकट मिला। वो मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं शायद अपनी बात लोगों तक उस मजबूती से नहीं पहुंचा पाया, मैं हार गया। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि हम 14 की 14 विधानसभा में कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करें, और 14 में से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस जीते, ताकि 2027 में जब हमारी सरकार बने तो हरिद्वार की एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें हो। अंकिता भंडारी मर्डर केस के उसमें खुलासा हुआ, ये उर्मिला सनावर का एक वीडियो वायरल हुआ, और कांग्रेस इस बात को लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। आज भी हरिद्वार में और ऋषिकेश में, देहरादून में, हर जगह कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही। क्या 2027 का चुनाव इसी मामले को, अंकिता भंडारी केस को लेकर लड़ा जाएगा? देखिए, कई मुद्दे हैं। 2027 तक 10 साल इस सरकार को हो जाएगा। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हिंदुस्तान में अगर नंबर 1 पर बेरोजगारी पर कोई राज्य है तो उत्तराखंड है। ना तो ये सरकार में कोई नौजवानों को नौकरी दे पा रहे हैं, ना प्राइवेट में ये नौकरी दे पा रहे हैं। हरीश रावत जी की 32 महीने की सरकार रही, और लगभग 32,500 नौजवानों को उन्होंने सरकार में नौकरी देने का काम किया। लाखों नौजवानों को उन्होंने प्राइवेट नौकरियों में काम देने का काम किया। लेकिन ये सरकार दोनों जगह फेल हो गई है। महंगाई अगर देखी जाए, महंगाई सूचकांक में भी उत्तराखंड नंबर 1 पर है। आज गरीब की थाली से सब्जी गायब है, दाल गायब है। 2 जून की रोटी गरीब आदमी को मैसर नहीं हो पा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, और सबसे पहला महिला सुरक्षा में सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। आज हरिद्वार में हाल की घटना है कि यहाँ गैंगवार हो रही है। एक आदमी को पुलिस पकड़ के कोर्ट तक ले जाती है, उसके बीच में उस पर गोलियां चल जाती हैं। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में? हमारी पुलिस को बड़ी अत्याधुनिक पुलिस पूरे देश में माना जाता था। आज उस अत्याधुनिक पुलिस को क्या हो गया है? क्या उसको जंग लग गया है? क्या ये जंग जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो लगा रहे हैं? ये अभी जो गैंगवार हुई, जिस भी हो गई, मतलब जो बदमाशों ने मारा, वो कई करोड़ रुपए का मामला है ये, और कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से उसे मारा गया, ऐसे आरोप लग रहे मीडिया में। तो ऐसा कुछ है क्या इस मामले में, आपको जानकारी हो? देखिए, मैं मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करें, और एसटीएफ के द्वारा इसमें जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जनता के सामने जो सत्य है वो सत्य आना चाहिए। और अंकिता भंडारी मर्डर केस को जैसे ये खुलासा हुआ, अभी इस मामले को कैसे देखते हो आप? लगभग 3 बरस से सरकार, कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक अंकिता भंडारी के उस वीआईपी कौन है इस पर सवाल उठाती रही है। और आप देखिए, खुद भाजपा के ही लोगों ने इसका खुलासा किया। वो कहते हैं कि सनातन धर्म में एक बात कही जाती कि कोई भी पापी जो है बहुत दिनों तक छुप नहीं सकता, वो खुद ब खुद निकल के आ जाता है। तो आज खुद ब खुद भाजपा के वहीं से ही आवाज़ उठ के आई है। उन्हीं के वहाँ से पता चला है कि कोई गट्टू है जो वीआईपी के रूप में उस दिन उसकी सेवा के लिए अंकिता को डराया धमकाया जा रहा था, जिसकी वजह से जो है उसकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं इसमें वीआईपी जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और कांग्रेस की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई की जांच भी जो है एक जज के देखरेख में होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो, और जनता को पता लगे
कि वीआईपी कौन है और उसको जब उसको सजा मिलेगी तभी अंकिता को न्याय मिलेगा। भाजपा की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा कि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है गोदयाल जी और ये उर्मिला सनावर, ये मुंबई में दोनों रहते थे, मतलब कि इनका भी घर है वहाँ पे, और इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही कि इनके आपस में संबंध है, और ये प्रोपेगेंडे के तहत जो है भाजपा पर आरोप लगाया। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, आज एआई के माध्यम से भाजपा हरीश रावत जी का एआई के माध्यम से एक वीडियो बना रखा है जिसमें उनको जासूस बताया जा रहा है। तो ये भाजपा के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ये एआई के माध्यम से। अब नहीं तो 3 बरस तक उनको ये नहीं पता चला कि उर्मिला जो है वो कांग्रेस के किसी नेता को जानती भी है नहीं जानती। आज ही कहाँ से ये चीज़ें सामने आ रही हैं? तो ये तो एक मनगढ़ंत बात है। और उर्मिला ये एक सत्य है कि उर्मिला जी के संबंध जो है यहाँ के ज्वालापुर के पूर्व विधायक के साथ रहे हैं और उन्हीं दोनों की बातचीत जो है वो सामने आई है। तो निश्चित रूप से जो है ये बात सत्य है कि जो ऑडियो वीडियो जो भी सामने आया है उसके आधार पर सरकार जांच कराए, सीबीआई जांच करे और बताए कि कौन है वो वीआईपी और उसको सजा दिलवाए। जांच के लिए एक कमेटी गठित करी तो उर्मिला सनावर की भी पुलिस जो है वो ढूंढ रही है उसे, मतलब कि पता नहीं अभी पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई। तो अगर वो उसे पकड़ के पुलिस साक्ष्य जो है इकट्ठा करे तो इसमें तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होगी? नहीं, हमें क्या आपत्ति है? उसके वीडियो है, जो ऑडियो है, उसकी फॉरेंसिक जांच हो, उसकी सत्यता जनता के सामने आए कि कितनी सच्चाई है, क्या है, वो सब सामने आए। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि सीबीआई को आप जांच सौंपिए और एक जज के देख रेख में सीबीआई जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए, जनता को सत्य जानने का हक है। और भाजपा का एक आरोप और भी ये लग रहा कि कांग्रेस जो है इस बात को बवंडर बना रही खुद से, जबकि ये एक पति पत्नी की आपस की बातचीत है और इसमें कोई सबूत नहीं है, मतलब कि इनके पास। वो पति पत्नी किस पार्टी के हैं ये भी बता दे भाजपा, किस पार्टी के हैं? वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे कि आपसे मिले हुए हैं। मतलब वो विधायक वो भाजपा के होते हैं। 2 बार के विधायक किस पार्टी से रहे? भाजपा से। युवा मोर्चा के अध्यक्ष किस पार्टी के रहे? भाजपा के। आरएसएस के वो सदस्य रहे। तो उनका कांग्रेस से क्या लेना देना? और कांग्रेस का तो वहाँ सिटिंग एमएलए है, तो कांग्रेस में तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है। जब वैकेंसी नहीं है तो उस पर चर्चा कैसे हो सकती है? कांग्रेस आगे की रणनीति क्या बना रही, कहाँ तक जाओगे आप? अगर मान लो नई जांच होती, नहीं कुछ हो पाता तो क्या करोगे आगे? हमारे अध्यक्ष जी ने कल कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही है कि मैं 10 दिन का समय भाजपा सरकार को, धामी सरकार को दिया है कि वो जांच करे और वीआईपी को सजा दे। अगर वो सजा नहीं देते तो हम शहर शहर, हर ब्लॉक वाइज, हर ग्राम वाइज कैंडल मार्च निकालने का काम करेंगे। हमारी महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सभी जो है मिलके जो है धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। सीएम हाउस को घेरने का काम करेंगे और सभी मंत्रियों का घेराव करने का काम करेंगे, सभी भाजपा के नेताओं का घेराव करने का काम करेंगे, ताकि हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। तो वीरेंद्र रावत जी हमारे साथ में थे। जिस प्रकार अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर के कांग्रेस अभी वर्तमान में जो है वो सड़कों पर है और भविष्य में भी जिस प्रकार ये सरकार को घेरने का काम कर रही है, ये एक बड़ा मुद्दा 2027 के चुनाव में हो सकता है। आप जो भी समझते हो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।